यस, सो वेलकम बैक इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोला जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट चैप्टर है वो एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर है बेस्ड होगा। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, जस्ट अ रिक्वेस्ट, जो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं प्लीज उन्हें याद से नोट डाउन करते जाएं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। और आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, आपको अलग से कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहां पर इस चैप्टर रिलेटेड या अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वो जरूर पूछिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको हर बार हर क्लास में बोलता रहता हूं बेटा, कि प्लीज इन क्लासेस के अलावा भी मेक श्योर that you go through a chapter at least once from your refreshers or whatever book you are following. Please do read the chapter स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। जब तक आप लोग एक एक बार चैप्टर्स को रीड नहीं करेंगे, आप लोग एग्जाम में क्या लिख कर आना है इससे आप आपको अवेयरनेस नहीं रहेगा, आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी जो एक्चुअली आपको डिलीवर करनी है आपके एग्जाम्स में। मेरी ये क्लासेस आपको ये तो बता देंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये चैप्टर क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। बट अगर आप सच में एग्जाम्स में कुछ लिख कर आना चाहते हैं, 5 मार्क्स 6 मार्क के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो डू नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दीज क्लासेस आर जस्ट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चैप्टर टॉकिंग अबाउट। But you want to have the content, please go through the chapter at least once. It's a humble request from all of you. I wish, I hope आप लोग ऐसा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है ये सारे टॉपिक्स। ऑल दो इस चैप्टर से काफी चीजें डिलीट की गई हैं, सीबीएसई ने इस साल आपका सिलेबस रिड्यूस किया और इस चैप्टर से भी चीजों को डिलीट किया है। तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, फीचर्स क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है, रीजंस क्या है, क्यों लोग एक्सटर्नल ट्रेड की तरफ जाते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इतना ही हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द मीनिंग एंड द टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। So if I explain you the actual meaning of international trade, so we can say the international trade is nothing but doing the trade outside the geographical boundaries of the country. So अगर कोई merchant अपनी geographical boundaries के बाहर ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं अंडर इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द वोकैबुलरी, फ्रॉम द name itself, that they are talking about the those types of trades which are done outside the boundary of the country। इतना ही सिंपल मीनिंग है इसका। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स क्या क्या है, किस किस तरीके से होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, तो वो तीन मेजर टाइप में किए जाते हैं। एक होता है इंपोर्ट ट्रेड, एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड और एक होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। सो अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट की, इंपोर्ट इज समथिंग व्हेन द मर्चेंट इज एक्चुअली बाइंग द गुड्स or importing the goods from some other country into his or her domestic country, and then he or she is selling or doing the business inside that country। कहने का मतलब ये है, if a merchant belongs to country India and he's buying, he's getting the goods from European countries and he's selling those goods into the country India, then it will be टर्म्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। अब आप बोलेंगे बिजनेस तो इंडिया के अंदर हो रहा है, नहीं, बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं हो रहा। बिजनेस करने के लिए आपको एक सेटअप, एक स्टेप बाहर से करवाना पड़ रहा है, आपको एक हेल्प लेनी पड़ रही है फॉरेन कंट्रीज की। तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं। इट मींस आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर निकले, और आप जैसे ही बाहर निकले तो आपका वो वाला पार्ट जो आप बाय कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, वो बन गया इंपोर्ट। और आप क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तभी आप सेल कर पा रहे हैं, तो उस पूरे बिजनेस की इनकम को हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ही काउंट करेंगे। दैट ट्रेड इज नॉट फेचिंग एनीथिंग टू द कंट्री इंडिया। उल्टा आप इन लोगों के पैसे को लेकर आप उस कंट्री में पैसे भेज रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। सो इंपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। ये माना जाता है कि इंपोर्ट करने से इकोनॉमी वीक हो जाती है, कंट्री की इकोनॉमी वीक हो जाती है। क्यों होती, कैसे होती है, ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप 12th में पढ़ने वाले हैं।
तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसे इंपोर्ट करना पड़े, उसके मर्चेंट्स को इंपोर्ट करना पड़े। उल्टा कंट्रीज ये चाहेंगी कि उनको एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करने को मिले। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन इंपोर्ट। इंपोर्ट में जब हम बात करते हैं कि आप गुड्स अंदर लाकर बेच रहे हो, वैसे ही जब आपकी कंट्री में सरप्लस प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जब डोमेस्टिक मार्केट इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप वहां पे प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते, तो मर्चेंट्स क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बाहर सेल आउट करने लगते हैं, बाहर की कंट्रीज में सेल आउट करने लगते हैं। तो दे स्टार्ट सेंडिंग द गुड्स, और दे हैव द मर्चेंट्स इन अदर कंट्रीज, एंड देन दे सेल दोज गुड्स टू दोज कंट्रीज। सो फॉर एग्जांपल, इंडिया में व्हीट बहुत ज्यादा होता है, राइस बहुत ज्यादा होता है, और इंडिया से एक्चुअली बहुत ज्यादा जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। सो जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो इंडिया में बहुत बल्क में होता है, इंडिया में उसके मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, तो जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, उन सरप्लस क्रॉप्स को इंडिया में सस्ते में खरीदते हैं, एंड देन दे हैव द बायर्स इन द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पर उसे भेजा जाता है। सो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। अपनी कंट्री के सामान को बाहर भेजना is something termed as export, whereas बाहर की कंट्री के सामान को इंडिया में लाके बेचना will be termed as import. So export is just reverse of import. Point number one. Point number two, export will strengthen the economy because you are, first of all, you are selling the goods of India into the other country. It means the money is coming inside the country. आपको फॉरेन करेंसी इंडिया में लाने का मौका मिल रहा है, आप इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी में लेकर आ रहे हो, इंडिया के अंदर इंडियन बैंक स्ट्रांग हो रहे हैं, और उस कंट्री का जो कंजम्पशन पावर है, उस कंट्री के जो लोगों की इनकम है, वो हम कहीं कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं इनटू आवर कंट्री। So the people are earning there but spending in the India. So Indian economy will become more and much stronger अगर वो एक्सपोर्ट करेगी। सो हर गवर्नमेंट ये चाहती है, हर कंट्री ये चाहती है कि वहां के मर्चेंट्स अगर डोमेस्टिक ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करती है, और हर कंट्री की गवर्नमेंट का यही एम होता है कि उनके मर्चेंट्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट सिस्टम्स बनाए जाए, पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जाए कि हर इंसान कोशिश करे कि वो एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्री का सामान बाहर जाएगा, कमोडिटीज बाहर बिकेंगी, वो कंट्री उतनी स्ट्रांग होगी, वहां की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीज कंट्रीज लाइक चाइना, लाइक फ्रांस, लाइक इटली, लाइक अमेरिका, लाइक इंग्लैंड, और हमने हिस्ट्री में देखा भी हुआ है, ये कंट्रीज क्यों अपने आप को सुपर पावर बुला पाती हैं, क्यों ये डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट की जाती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो कंट्रीज एक्सपोर्ट में काफी स्ट्रांग रही, उन्होंने अपने आप को कॉरपोरेट कैपिटल्स बना के काम किया, और उन्होंने जानबूझ के बाहर की कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। वी ऑल नो, जैसे गल्फ की जितनी भी कंट्रीज है, वहां से ही फ्यूल जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो एक्सपोर्ट किया जाता है टू अदर कंट्रीज। सो ये कंट्रीज आज आप देख सकते हैं, दुबई हो गया, यूएई हो गया, ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, वो आज इतनी रिच क्यों है? वहां की इकोनॉमी, जो कि एक बैरन लैंड हुआ करता था, एक डेजर्ट कंट्री जहां पे कोई क्रॉप नहीं हो सकती थी, आज वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल है। वहां के लोग जो हैं वो टॉप रिचेस्ट लोग हैं। वो जो कंट्री है वो इंफ्रा में इतनी आगे निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी वाइज इतनी आगे निकल चुकी है, टूरिज्म में इतनी आगे चली गई। तो इतना सारा पैसा कैसे आया? बिकॉज दे वर एबल टू एक्सपोर्ट द गोल्ड एंड द क्रूड, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट नेसेसरी कमोडिटी इन द कंट्रीज। सो क्रूड ऑयल क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा नीड है लोगों को, कंट्रीज को क्रूड ऑयल की, तो ये कंट्रीज अपना क्रूड ऑयल बेच बेच कर इतनी अमीर बन पाई, एक्सपोर्ट कर पाई। अगर ये क्रूड ऑयल की डिमांड खत्म हो जाती है, अगर मान लो क्रूड ऑयल व्हीकल्स के लिए जरूरत ही नहीं होती, व्हीकल्स किसी और फ्यूल से चलता, तो इनका क्रूड ऑयल कभी कोई लेता ही नहीं, और अगर क्रूड ऑयल नहीं बिकता तो ये कंट्रीज कभी भी रिच नहीं हो पाती। सो आप देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट के स्ट्रांग होने का, कि ये कंट्रीज रिच हो पाई हैं हमारे सामने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो थर्ड कैटेगरी है वो है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का क्या मतलब होता है कि आपकी कंट्री के पोर्ट को आप यूज कर रहे हैं, यू आर नॉट सेलिंग गुड्स इनटू द कंट्री, यू आर नॉट बाइंग गुड्स फॉर द कंट्री। व्हाट यू आर डूइंग इज, अगर आपकी कंट्री जो है वो एक जोग्राफिकल लोकेशन में है, जिसका बेनिफिट आपको दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने में मिल सकता है, जब बेस्ट एग्जांपल कैन बी इंडिया। सो वी हैव ऑन वन साइड वी हैव अफ्रीका, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव ऑस्ट्रेलिया, और
साउथ डाउन साउथ जाते हैं तो हमारे पास जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, सो अफ्रीका और यूरोप मान लेते हैं, तो अफ्रीका, यूरोप और इंडिया। सो मान लो यूरोप या अफ्रीका से गुड्स जो है वो कोई मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट मुंबई पोर्ट पे लेकर आ जाए और मुंबई पोर्ट से वो उसे श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया की तरफ बेच पाता है या न्यूजीलैंड की तरफ भेज देता है, तो वो कहलाएगा इंटर पोर्ट ट्रेड। How? Because he is not selling goods inside the boundaries of the India and he is not exporting the goods of India. So ना ही वो import है ना ही वो export है, वो interport है। अफ्रीका के goods और यूरोप के गुड्स जो कि उस कंट्री के गुड्स हैं वो इंडिया के सिर्फ पोर्ट पे लाए गए जोग्राफिकल लोकेशन के तहत। उस मर्चेंट ने उसे बल्क में खरीदा तो उसका किराया बचा, और जो वो जो मर्चेंट्स थे, जो अफ्रीकन मर्चेंट्स थे, अगर वो ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्टली भेजते तो उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता और उनको उसपे उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती। सो इस मर्चेंट ने क्या किया, उस पूरे के पूरे पाथवे को ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। सो ही बॉट द गुड्स from the African countries and then he sold those goods to Sri Lanka. So that whole voyage has been divided into two parts. इसके बीच में उसने अपने कमीशन कमा लिए होंगे, इसको बोला जाता है इंटर पोर्ट ट्रेड। ऐसी ट्रेड्स वही कंट्रीज में हो सकती हैं जो कंट्रीज जोग्राफिकली, पहली बात तो सी के बीच में हो, या अगर हम एयरवेज की बात भी करें तो एयरवेज उसका जो हो वो इस तरीके से वो लोकेटेड हो कि वो दो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंट्रीज को या दो बड़े बड़े बिजनेस कैपिटल्स को कनेक्ट करने में काम में आती हो, तो इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। तो ये तीन तरीके के ट्रेड होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। आगे चलते हैं कि क्या फीचर्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। तो पहली चीज, इसमें दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जाहिर सी बात है, इफ यू आर डूइंग इंटरपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री से बाहर निकल के दूसरी किसी कंट्री के साथ बिजनेस करने में इन्वॉल्व होंगे, तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड बनेगा। इसीलिए इसका सबसे बड़ा फीचर है कि इस पूरे ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट होता है एटलीस्ट दो कंट्रीज का, ज्यादा का भी हो सकता है बट एटलीस्ट दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना इसका एक फीचर है, नेसेसिटी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ये भी जाहिर सी बात है कि उस कंट्री में आपकी करेंसी तो नहीं चलती होगी, उस कंट्री में उनकी करेंसी चलती होगी। सो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, पेमेंट्स और रिसीविंग्स जो होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो फॉरेन करेंसी में होते हैं। ये भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो फॉरेन करेंसी तो इन्वॉल्व होगी ही होगी, बिकॉज दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ न्यू कंट्री, सो दैट कंट्री विल बी हैविंग देयर ओन लॉज, ओन करेंसी सिस्टम्स, तो वो करेंसी में आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, इस वजह से फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा, लीगल प्रोसीजर बहुत ज्यादा है क्योंकि आप दो कंट्रीज के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। इंडियन लॉ सिस्टम अलग होगा, इंडियन कॉर्पोरेट सिस्टम अलग होगा, इंडिया का टैक्स सिस्टम अलग होगा, और जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप मान लीजिए इंग्लैंड से लेकर आ रहे हैं सामान को, तो जो इंग्लैंड है वहां का सिस्टम अलग होगा। सो इंग्लैंड और इंडिया, इन दोनों कंट्रीज के जो लीगल प्रोसीजर्स है इनसे आपको निपटना है, इनके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। इंडिया में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होगा, इंग्लैंड के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अलग होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होगा। सो यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी हेक्टिक लीगल प्रोसीजर वर्क, एंड देन देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्टनेस सीन बाय द गवर्नमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कभी भी कोई इलीगल आइटम्स का ट्रेड होने लगे, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में इलीगल आइटम्स का ट्रेड होना सबसे ज्यादा हॉट होता है। सबसे ज्यादा देखा गया है कि दो कंट्रीज के बीच में इस तरीके का जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही ज्यादातर क्राइम्स किए जाते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। सो कभी भी नहीं चाहेगी कोई भी कंट्री के मैं किसी ऐसी कंट्री के मर्चेंट के साथ ट्रेड करूं जिस कंट्री का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बाकी मर्चेंट्स हो सकता है इलीगल ट्रेड्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कंट्रीज पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती हैं, इसीलिए लीगल प्रोसीजर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस तरीके के ट्रेड्स में। दूसरी चौथी बात है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत हाई होते हैं। अगेन वही बात, एक कंट्री की सिक्योरिटी की बात की जा रही है, इंडिया अपनी सिक्योरिटी देखेगा, इंग्लैंड अपनी सिक्योरिटी देखेगा, तो आप इंडियन है तो आप इंडियन गवर्नमेंट से तो आपको लीनियंसी मिल जाएगी, ट्रस्ट फैक्टर वहां पे आपको दिख जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लैंड गवर्नमेंट, तो इंग्लैंड अपने सिटीजन पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा ना कि किसी फॉरेन सिटीजन पे। वहां जाके बिजनेस करना मतलब रेस्ट्रिक्शंस आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि वो अपने एकदम से सारे गेट्स ओपन कर दे ताकि फॉरेन के लोग आए और वहां की इकोनॉमी डैमेज करने लगे, वहां का कल्चर खराब करने लगे और वहां पर इलीगल आइटम्स में ट्रेड करने लगे। हाँ, बट जो लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जहां पे डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं, पेपर वर्क कम हो जाते हैं। हाई रिस्क
बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, बिल्कुल हाई रिस्क होता है, क्योंकि आपको नहीं पता उस कंट्री का कल्चर क्या है, जहाँ पे जाकर आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, या वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ का खाना-पीना, ट्रेडिशन, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ के लॉ, सिस्टम सब कुछ अलग है। तो अगर आप एक कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ट्रेड करने जा रहे हो तो बहुत हाई रिस्क होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड करने का मतलब ये है कि एक नए कल्चर को जाके समझना, नए तरीके के कस्टमर से मिलना, नए तरीके के कस्टमर्स के साथ उनके प्रेफ़रेंसेस को समझना, ठीक है? उसी तरीके से अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आप जो भी सामान लेकर आ रहे हैं बाहर से, क्या वो इंडिया में चलेगा? क्या लोग उसे पसंद करेंगे? तो ये सारी बातें जो है वो बढ़ा देती हैं आपके बिजनेस रिस्क को। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कभी भी स्मॉल स्केल पे नहीं होगा, तो लार्ज स्केल पे होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है। आपको बहुत सारी कैपिटल इन्वॉल्व करनी होगी, आपको पेपर वर्क में, रेस्ट्रिक्शंस के लिए, लाइसेंसिंग के लिए ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लगाना पड़ रहा है। उसके बावजूद आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा। सो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर इस पूरे बिजनेस को जो है वो हाई रिस्क बिजनेस बना देते हैं। उसके बाद है डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये भी बहुत ही नॉर्मल सा फीचर है कि अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टेट चेंज करते हैं, इंडिया में तो कहावत है कि 11 किलोमीटर में ही लैंग्वेज बदल जाती है, तो आप तो यहाँ नेशन का नेशन बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इफ यू आर गोइंग इनटू अ न्यू नेशन, you'll be facing new culture, you'll be facing new languages, और लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा होता है। अगर उस कंट्री में इंग्लिश स्पीकिंग वो कंट्री नहीं है, वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो नहीं है, तो आपको ट्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर्स के साथ डील करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और फिर आपको ट्रांसलेटर्स लगाने पड़ेंगे, आपको लोकल लोगों को हायर करना पड़ेगा, दैट विल अगेन इन्वॉल्व कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग मीन्स रिस्क का और ज्यादा बढ़ जाना। तो ये है कुछ फीचर्स इंटरनेशनल बिजनेस के। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रेड वर्सेस एक्सटर्नल ट्रेड के। क्या डिफरेंसेस हैं इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में? पहली चीज, इंटरनल ट्रेड जो होती है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है, एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर किया जा रहा है। अगर हम कंट्री इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इंटरनल ट्रेड क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे होता है, तो इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल सिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट कंट्री एक ही रहती है। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मोर देन वन कंट्री का इन्वॉल्व होना जरूरी है। दो कंट्री हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, बट मिनिमम दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। रिस्क की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे आपको कम कैपिटल के साथ भी काम करने का मौका मिल जाता है, आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं। यू हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट इनसाइड द कंट्री। पर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर डिग्री ऑफ रिस्क बहुत हाई होता है। अगेन वही लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, लीगल restrictions, securities and all those hurdles। करेंसी यहाँ पे सिंगल होती है, होम करेंसी होती है, जबकि कि वहां पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल ट्रेड का प्रोसीजर सिंपल है। यहाँ पर आपको कई ऐसे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं जहां पर आपको कोई स्पेशल पेपर वर्क करने तक की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कल से शुरू कर दीजिए। बट इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत लंबे प्रोसीजर्स, बहुत ही लंबे लाइसेंसिंग, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन में आपको टाइम लगाना पड़ता है। मोड ऑफ पेमेंट्स की बात करें तो इंटरनल ट्रेड में आपको कैश, बैंक और सारे टाइप के ट्रेड पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट इंटरनेशनल ट्रेड में आपको मेजॉरिटी, इवन 99% ऑफ द ट्रेड हैज टू बी डन बाय द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लेटर ऑफ क्रेडिट और ऑल दोज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर आप कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, जो कि अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कैश नहीं मिलता, मतलब फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स मिलेंगे, फॉरेन करेंसी भी आपको कैश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया में अगेन गवर्नमेंट लॉज है, आप फॉरेन करेंसी को एकदम से कैश में डील नहीं कर सकते, आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा बैंक को कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो यू शुड हैव प्रॉपर वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, एंड देन उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, फिर वो फॉरेन करेंसी में होंगे, फिर आपको उसको ट्रांसफर करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इनटू द लोकल करेंसी। सो ये सारे प्रोसेस भी फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरनल ट्रेड में सिर्फ नेशनल लॉज ही फॉलो किए जाते हैं, वेराज इंटरनेशनल ट्रेड में या एक्सटर्नल ट्रेड में नेशनल प्लस इंटरनेशनल ट्रेड लॉज अप्लीकेबल हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इंटरनल ट्रेड में रोड या रेल मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंटरनेशनल में सी एंड एयर ही मेजर ट्रांसपोर्ट के ट्रेड हो सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर दो कंट्रीज लैंडलॉक कंट्रीज हैं, लैंडलॉक आप समझते हैं, चारों तरफ जो है वो लैंड ही लैंड है, तो वहां पर सी या फिर रोडवेज यूज हो सकता है, बट 99% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज डन वाया एयरवेज और वाया सीवेज।
इंटरनल ट्रेड की अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली काफ़ी लो होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको इनसाइड अ सिंगल कंट्री काम करना है, लोकल लोगों के साथ काम करना है। यू नो द वेयर द चीप लेबर इज़ अवेलेबल, यू नो द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द चीप रॉ मटेरियल एज़ वेल। बट इंटरनेशनल बिज़नेस में ऐसा नहीं होता, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाती है, क्योंकि लॉज़, रेगुलेशंस एंड उस कंट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आपको चीप काम करना अलाउ नहीं करेगा। एंड इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल ट्रेड की कोई कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता हमारे फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर, बट इंटरनेशनल ट्रेड का, एक्सटर्नल ट्रेड का डायरेक्ट कनेक्शन है विद द फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। अगर एक्सपोर्ट करोगे तो वो बढ़ेगा, और अगर इंपोर्ट करोगे तो वो कम होने लगेगा। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड। क्यों करते हैं लोग इंटरनेशनल बिजनेस? अगर अब हम इसकी बात करें कि क्यों कोई मर्चेंट इंटरनेशनल ट्रेड करता है, तो वो है हमारे पास कुछ सिंपल से पॉइंट्स। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वो है पहला, प्रोडक्टिव क्वालिटी। प्रोडक्टिव क्वालिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसी कई बार ऐसे कमोडिटीज होते हैं आपकी कंट्री के अंदर जिनका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत हाई हो सकता है, या जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, और डोमेस्टिक मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी के आपको प्राइस सही नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है डोमेस्टिक मार्केट, जहाँ पे काम करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। देन यू गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, कि आप ऐसी कोई कंट्री को फाइंड आउट करें जहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का स्कैरसिटी हो, जहां पर जाके आप उसे सेल आउट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई या गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, तो उनके लिए क्रूड ऑयल जो था वो एक्सेसिव था, सरप्लस था, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना रिक्वायरमेंट नहीं था उनको क्रूड ऑयल का जितना उनके पास अवेलेबल था। सो व्हाट दे थॉट दैट वी शुड एक्सपोर्ट दिस एंड वी कैन गेट द मनी, सो दे कन्वर्टेड देयर प्रोडक्ट इनटू अ इंटरनेशनल बिजनेस। स्कैटर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं, या वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहां पर वो रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता, तो भी उनको इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जापान, जहां पे बार बार अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वहां पे फार्मिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं लगाई जा सकती, तो दे हैव टू गो फॉर लेबर एंड प्रोडक्शन के लिए वो बाहर दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करते हैं। इन द सेम पैटर्न जैसे हम चाइना की बात कर सकते हो, तो चाइना एंड इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, फ्री लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सो आर लेबर कैन बी यूज्ड बाय द अदर कंट्रीज जहां पर लेबर अवेलेबल नहीं है, लाइक कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज हो गए जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, वो इंडियंस को इस तरीके से हायर करते हैं। इवन हम दुबई या गल्फ कंट्रीज में देखते हैं कि वहां पर इंडिया से काफी लेबर को एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वही बात है कि सारी जगह पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साथ नहीं मिल सकते। यू ऑल नो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो किसी कंट्री में हो सकता है लैंड बहुत सारा अवेलेबल हो बट लेबर ना हो, कहीं पे लेबर बहुत सारा अवेलेबल हो लाइक इंडिया, बट वहां पे मनी नहीं हो, एंटरप्रेन्योर नहीं हो। तो इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी स्कैटर्ड है अलग अलग कंट्रीज में, तो उनको एक करने के लिए भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत पड़ती है। एंड वी हैव सीन दैट देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जिनका प्रोडक्शन कहीं और होता है, हेडक्वार्टर कहीं और है, एंड उनकी सेल्स कहीं और हो रही है। डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंपल सी बात है, यही पॉइंट नंबर 3 का एक्सटेंशन है ये, कि जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग अवेलेबल है और सस्ते में अवेलेबल है, तो इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो अगर आप इंडिया से लेबर लेते हैं, चाइना से लेबर लेते हैं, तो आपकी लेबर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उनकी जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएंगी, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अब अगर आप मान लो अमेरिका से रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, जहां पे रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉस्टिंग्स को कम करवा सकते हैं, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो फैक्ट्रीज है, प्रोडक्शन प्लांट्स है, वो इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं, बिकॉज उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वहां पे कम हो जाती है। लैक ऑफ परफेक्ट
प्रोडक्शन कई बार आपकी कंट्री में डिमांड उस चीज की बहुत ज्यादा हाई होती है, बट वहां पे उतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि लिमिटेशंस हैं। दैट इज वाई आपको फिर उसे इंपोर्ट कराना पड़ता है। दिस हैपेंस विद द क्रूड ऑयल, दिस हैपेंस विद द नेचुरल गैस, दिस हैपेंस विद ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन द कंट्री इंडिया। जैसे इंडिया में इतना क्रूड ऑयल नहीं हो सकता जितना कि इंडिया की डिमांड है, तो दे हैव टू गो फॉर द importing of that crude oil. एंड लास्ट है efficient प्रोडक्शन एंड ट्रेड आइडिया। इसके अलावा हम अगर इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू काम करते हैं तो हम अपने प्रोडक्शन को और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने कमोडिटीज का राइट प्राइस लेकर आ सकते हैं, और हम अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा हम इंडिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व को, या जो लोकल कंट्री है वहां के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस की, कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या क्या और मेजर डिफरेंसेस हैं। तो पहला है, जो यहां पर नेशनैलिटी है बायर और सेलर की डोमेस्टिक में, वो सेम कंट्री की होती है, जबकि कि इंटरनेशनल बिजनेस में ये अलग अलग हो सकती है और होती ही होगी। बायर किसी और कंट्री को बिलोंग कर सकता है और सेलर किसी और कंट्री को बिलोंग कर सकता है। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, इंटरनेशनल बिजनेस में ये अलग अलग कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर सकते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स की अलग अलग कंट्रीज हो सकती है, जबकि कि डोमेस्टिक बिजनेस में सबका जो नेशनैलिटी होगा वो सेम होगा। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक में नहीं होता, बट इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत हाई होता है कि कहीं कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग पैसा लगा रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में लैंड हो, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर से लेबर लाया जा रहा हो और किसी और कंट्री से रॉ मटेरियल लाया जा रहा हो, तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हाई होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस द मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत हाई होगी क्योंकि आप अलग अलग कंट्रीज में डील कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स, अलग अलग टाइप के कल्चर्स, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे कस्टमर्स का जो प्रेफरेंसेस है वो काफी फ्लक्चुएट करेगा। किसी कंट्री में आपका ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा, कहीं पे आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक में ऐसा नहीं है, अक्रॉस द कंट्री ऑन एन एवरेज आपको जो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको डाउन साउथ या ईस्ट वेस्ट सब जगह ऑलमोस्ट एक जैसा ही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे वहां के कस्टमर्स की। तो यहां तक आज जो मैंने आपको पढ़ाया, आज मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जहां तक हमने पढ़ा है उसे एक बार अपनी बुक से पढ़ना ना भूले। इसके आगे के चैप्टर को हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में, दैट इज ऑन सैटरडे। इसी टाइम पे क्लास में आए और पढ़कर आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लास्ट क्लास होगी आपकी जो सैटरडे को, उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। पूरी की पूरी क्लासेस आपकी आईडीज पे अवेलेबल हैं, आप फिर से उन्हें प्लेबैक करके पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज एक बार फिर से रिवाइज करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।